ये वाला is a kind of laptop or you can say a kind of specs I was looking for. Normally we don't see i5 13500HX in this price range, and literally this is something. We can say they brought it long back with combination of 3050 and 4050, but suddenly they removed it after 2 or 3 days. क्यों भाई? After it went on sale on Amazon, वो really में shows the real game in the market of electronics. Exactly brand करना क्या चाहते हैं? That time HP don't want to disturb the sale of their other laptops in market. That is HP i5 13500H and HP Ryzen 7 840HS, जो कि मार्केट में ऑलरेडी बूम में था. And even HP Omen का i5 13450H प्रोसेसर, जो कि 4050 के साथ आता है, उसके मार्केट को डाउन ना हो जाए इसलिए इसको लाया ही नहीं. जस्ट मार्केट चेक करने के लिए कुछ दिन के लिए Amazon पर डाल दिया. It seems like they did an experiment launching this laptop for a week to see the market response. All their pieces were oversold. लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया कब मिलेगा. मैंने अलग अलग शोरूम पे भी पता किया कि भाई ये कब आएगा, कब रीस्टॉक होगा, किसी के पास नहीं अवेलेबल था. तो एग्जैक्टली डिमांड क्रॉस्ड देयर एक्सपेक्टेशन, बट दिस इंपैक्टेड देयर अदर लैपटॉप सेल्स. सो इट सीम्स लाइक दे स्टॉप्ड इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड अगेन दे लॉन्च्ड इट बैक विद अ ह्यूज सक्सेस रेट. वो तो हम आगे देखेंगे कि ह्यूज सक्सेस रेट है कि नहीं. जब भी विक्टस की बात आती है, सबको एक मेन डाउट होता है कि भैया बिल्ड क्वालिटी, अरे यार कुछ खास नहीं होगा. देखो, जैसा मैंने एक साल पहले वाली वीडियो में कहा था कि 2023 वाले मॉडल में HP विक्टस या ओमेन, इन दोनों में इन्होंने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है. इन्होंने हमारे लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स को सुना, आपके भी कंप्लेंट्स को सुना और बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव किया. 2020 से कंपेयर करें तो 2022 से, चाहे आप बॉडी फ्लेक्स की बात कर लो, चाहे आप कीबोर्ड फ्लेक्स की बात कर लो, लैपटॉप आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में मिलता है. थोड़ा मैट फिनिश है, मतलब रबराइज्ड काइंड ऑफ टेक्सचर आपको देखने को मिलता है. तो कोई नुकीला चीज ना लग जाए, वो तो कहीं भी नहीं लगना चाहिए, बट नुकीला चीज लगेगा तो फील थोड़ा गड़बड़ा जाएगा. एंड डोंट थ्रो इट इन बैग डायरेक्टली. अब भाई रबराइज्ड मैट फिनिश है, जिसका फील अच्छा है तो केयर भी तो करना पड़ेगा ना. मैं आप लोगों को जो लोगों का फीडबैक जो इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, जिन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया है. सो जस्ट बी देयर एंड वॉच इट. ये विक्टस का जो लोगो है, नो डाउट अच्छा लगता है, एटलीस्ट ओमेन से तो बेटर ही है लोगो. बट पता नहीं, सब कुछ तो बढ़िया करने का कोशिश किया गया है, बट एक चीज ये अभी भी भूल गए. बताता हूं. वोबलिंग तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है. करेक्ट, मतलब पहले से वोबलिंग काफी कम है, जो कि 2022 से कंपेयर करें तो. लेकिन उसको सही करते करते इन्होंने वेट रेशियो पर ध्यान नहीं दिया. मतलब सिंगल हैंड ओपन आसानी से नहीं हो पाता, थोड़ा उठ जाता है, तो आपको 2 हाथ ओपन करना पड़ेगा. पर ध्यान से, एक हाथ से स्टाइल मारने के चक्कर में लैपटॉप कहीं ग्राउंड फ्लोर पर जाकर ना ऑन हो जाए, इसलिए दोनों हाथ लगाकर ही ओपन करें. हमको क्या, हमको परफॉर्मेंस में मतलब, वो आगे देखेंगे. इसका लॉन्च LOQ को सबसे तगड़ा टक्कर देने वाला है. वैसे ये अभी भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, ना Amazon पर ना फ्लिपकार्ट पर, कुछ ऑफलाइन शोरूम पर ही आपको देखने को मिलेगा. लाइक संपत्ति कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पर सोनू जी बैठते हैं. यू कैन कनेक्ट विद हिम. और योगेश भी बैठते हैं फॉर दिस लैपटॉप डील. और HP ओमेन या कोई भी और ब्रांड आप देख रहे हो तो यू कैन कॉल हिम, यू कैन गेट द बेस्ट डील फ्रॉम देयर. एंड हाँ, इस लैपटॉप का बेस्ट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा आगे. इवन HP के वेबसाइट पर भी ये लैपटॉप नहीं अवेलेबल है. बहुत मुश्किल से जाकर मेरे को एक HP वर्ल्ड के ऑनलाइन स्टोर पर देखा, वहां भी कोई स्पेक्स या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कॉल करके पूछा भैया थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दो, तो उनके पास भी नहीं है, तो खुद ही चेक करना पड़ा. वेंट्स के मामले में पीछे के साइड फुल ओपन वेंट्स मिलते हैं, मतलब कंप्लीट मेस टाइप का आपको देखने को मिलता है बैक साइड में, और पीछे के साइड आपको कंप्लीट पूरा ओपन वेंट्स मिलता है. कोई भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा साइड में एंड ऑल, फुल ऑन, जो कि एक मतलब थर्मल्स में अच्छा रोल प्ले करने वाला. साइड से हटा दिया, जैसे LOQ में भी नहीं मिलता आज के डेट में, वैसे आपको इसमें भी साइड में नहीं मिलता, बट इसमें आपको लैपटॉप ओपन करते ही ऊपर के साइड भी वेंट मिल जाता है. तो वेंट्स की कमी नहीं है. कूलिंग एंड थर्मल्स आगे हम देखेंगे. लिड ओपन करने के लिए आपको बीच में थोड़ा सा ये कुछ कट सा दे दिए हैं, सो दैट की दिक्कत ना हो. एंड हाँ, जैसे मैं कहता हूं, ऑलवेज ओपन इट फ्रॉम मिड, सो दैट की हिंजेस पर प्रेशर ना आए. एंड यस, लिड ओपन करते ही बिल्कुल 16.1 इंच का डिस्प्ले ह्यूज फील होता है. मॉनिटर की जरूरत ही नहीं, कहने का मतलब काफी ह्यूज है. मूवी देख लो, टीवी की जरूरत ही नहीं है आपको. एंड फुल साइज कीबोर्ड लेआउट मिलता है, मतलब कोई भी की छोड़े नहीं है. काफी बड़ा कीबोर्ड है दोस्तों. इवन कैलकुलेटर के लिए भी अलग से की एक दे रखा है. सिस्टम में नहीं जाना पड़ेगा कैलकुलेटर ओपन करने के लिए. बट हाँ, को पायलट का बटन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि LOQ में मिलता है. मैं तो भाई यही साइड के क्लिक से ही को पायलट ओपन कर लूंगा. डेडिकेटेड की हो ना हो, मेन है परफॉर्मेंस. ट्रैक पैड भी काफी बड़े साइज में है, विद सपोर्ट्स मल्टी जेस्चर एंड ग्लासी
स्मूथ फील होता है। ट्रैक पैड को बेटर यही रहता है कि कम ही यूज करें गेमिंग लैपटॉप में, माउस यूज करें फॉर लॉन्गेविटी ऑफ द ट्रैक पैड, क्योंकि कभी कभार ट्रैक पैड कट यूज करने के चक्कर में दिक्कत होती है। दिस इज सेम विद ऑल द लैपटॉप, सो बेटर यूज माउस फॉर गेमिंग एंड ऑल एंड हैवी वर्क ऑन द गेमिंग लैपटॉप। एंड हाँ, दिस लैपटॉप कम्स विद वन जोन RGB कीबोर्ड, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि HP Vectors नॉर्मली इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलता। अब पहले इसका स्पेक्स देख लो। ये लैपटॉप आपको i5 13500HX CPU के साथ मिलता है। 13450HX से मत कंफ्यूज हो जाना, ये आपको 13500HX के साथ मिलता है। सो पावर अपर साइड रहने वाला है। इसमें आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जबकि 13450HX में सिर्फ 10 कोर एंड 16 ही थ्रेड्स मिलते हैं। तो कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा होने का क्या फायदा होने वाला है, मतलब डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। 450 to 500 में अगर आप CPU अपग्रेड करते हो तो सिर्फ 50 का डिफरेंस है, लेकिन मैक्स टर्बो में अगर ज्यादा डिफरेंस आप देखना चाहोगे तो नहीं है। 450HX में आपको 4.6 GHz है एंड 500HX में 4.7 GHz है, सो 2% का ही डिफरेंस है। लेकिन R23 का स्कोर में अप्रोक्सीमेटली सिंगल कोर एंड मल्टी स्कोर में 8 to 10% का डिफरेंस नोटिस होता है। एग्जैक्टली सही कहूं तो जो CPU आपको न्यू 16 i5 13500HX जो 4050 वाला लैपटॉप आता है उसमें जो मिलता है, वही CPU आपको इसमें देखने को मिलता है। That means it's a very powerful CPU. This comes with hybrid split of 6 performance cores and 8 efficiency cores. हाइब्रिड स्प्लिट के बारे में बता रखा हूं। 55 वाट बेस TDP थर्मल डिजाइन पावर मिलता है, मैक्स 157 वाट TDP मिल जाता है। इसमें आपको 16 GB का DDR5 रैम, 4800 मेगाहर्ट्ज डुअल चैनल रैम मिल जाता है, मींस 8x2 विच इज अपग्रेडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। एज फार आई नो दोस्तों, आई ट्राइड माय बेस्ट टू सर्च इट, सिंगल स्लॉट ही SSD इसमें मिलता है। वो आप एक बार शोरूम पर भी कंफर्म कर लेना, विच इज अपग्रेडेबल अप टू 2 TB। अब इसमें वेरिएंट्स ही इतने ज्यादा हैं कि एग्जैक्टली किसमें एक स्लॉट है, किसमें 2 स्लॉट है, एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है। बट एक बार आप कंपनी से पता कर लेना। जहां तक मेरे को आइडिया लगा, इट्स ओनली 1 स्लॉट विच इज अपग्रेडेबल अप टू 2 TB। इसमें आपको RTX 3050 95 वाट TCP वाला मिलता है। नॉर्मली पहले 75 वाट का मिलता था 4050 भी, बट ये 3050 आपको 95 वाट का मिलता है। एंड दिस वन कम्स विद एन ऑप्शन ऑफ 4050 आल्सो HX प्रोसेसर के साथ, जो अभी भी ढूंढने पर नहीं मिल रहा ऑनलाइन। सो आप शोरूम पर पता करना। 95 वाट TCP इज गुड एनफ में गेमिंग में, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसमें आपको इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स भी मिल जाता है, तो अच्छी बात है कि नहीं। बट मग स्विच में एक कैच है, वो आगे बताऊंगा। Wi-Fi 6 मिल जाता है, 6E मिलता तो बेटर होता। Bluetooth 5.3 मिल जाता है। लाइफ टाइम MS Office 2021 मिल जाता है। एंटीवायरस भी दे देते 1 साल का तो बेटर हो जाता, बट इतने पैसे में इतना ही मिलने वाला। ये डायरेक्टली LOQ को टक्कर देने के लिए बनाया है। बस 1-2 पॉइंट में मार खा जाता है, दैट्स ओके, आगे डिस्कस करेंगे। Lenovo के Ventus सॉफ्टवेयर को भी अगर हम देखें तो उससे इसका HP Omen गेमिंग हब बिल्कुल आसपास टक्कर लेता है, बिकॉज इसमें भी आपको ओवरलेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि एग्जैक्टली आप गेम खेल रहे हो तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना है, सारे मैपिंग आपको इसके ओवरलेज से ही देखने को मिल जाए। इसमें आप गेम भी खरीद सकते हो HP गेमिंग हब से। गेम सेंटर मिल जाता है, जहां पर आपके सारे गेम्स यहीं पर डिस्प्ले होते हैं। यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। डील्स की गैलरी मिल जाती है, जहां पे डिफरेंट डील्स रिलेटेड टू HP आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजर टूल मिल जाता है, एंड इवन यू कैन यूज डिफरेंट इफेक्ट इन कैमरा ऑफ दिस लैपटॉप। बैकग्राउंड ब्लर करना हो, नॉइज रिडक्शन करना हो माइक का, ऑल द फीचर्स आर देयर इन द गेमिंग हब इटसेल्फ। मग स्विच मिलता है। बस जो मैंने कहा था कि iGPU वाली बात, कि भाई इसमें ओनली iGPU मोड नहीं मिलता, ओनली हाइब्रिड मोड एंड डेडिकेटेड DGPU मोड, यही 2 मिलता है। ओनली iGPU मोड नहीं मिलता, उसका क्या नुकसान है वो आगे बताऊंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल हाइब्रिड में बस यही हो जाता है कि भाई वैसे तो iGPU ही यूज हो रहा होता है, लेकिन कहीं भी अगर GPU का पुश मिला तो यूज कर लेगा। सो बैटरी बैकअप पे थोड़ा इंपैक्ट करेगा, बट उतना भी नहीं। इसमें आपको अंडर वोल्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग अंडर वोल्ट कर लो। ओवर वोल्ट का तो मेरे को नहीं देखने को मिला। नेटवर्क बूस्टर मिल जाता है। लाइटिंग, इसके RGB को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब आप लैपटॉप ऑन करोगे तो एग्जैक्टली आपको सिंगल बैकलाइट कलर मिलेगा। मैं भी डर गया था भैया, RGB कहा गया, लेकिन RGB है कहां? तो आपके इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल कम टू नो कि इसमें आपको RGB भी मिलता है। परफॉर्मेंस स्विचर मिल जाता है। नॉर्मली हमने परफॉर्मेंस मोड में ही सब कुछ चेक किया है। बैलेंस मोड, इको मोड भी है, अगर मन करे तो यूज करो। अब पहले गेम देख लेते हैं, कि बेंचमार्क देख ले, अरे नहीं, पहले गेम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस उसके
बाद कंपेयर कर लेना कि इस गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से बेंचमार्क क्या निकाल कर लाता है। सो स्टार्ट ही किया हमने एग्जैक्टली काउंटर स्ट्राइक से, और काउंटर स्ट्राइक में जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 200-250 एफपीएस हाई डीएलएसएस ऑन पर आपको देखने को मिल जा रहा है। और टेम्परेचर पर ध्यान रखना, और रैम यूटिलाइजेशन देखो वही 8 GB के अराउंड जा रहा है। जीपीयू अपना 70 वाट के ऊपर जा रहा है, और टीडीपी भी अप्रोक्सीमेटली 31-40 के अराउंड जा रहा है काउंटर स्ट्राइक में। काइंड ऑफ थोड़ा जीपीयू इंटेंसिव हो गया है गेम, लेकिन थर्मल्स जैसा हमने उम्मीद किया था कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट गेम अपना साइबरपंक है। साइबरपंक में अगर आप देखोगे रीट्रेसिंग डीएलएसएस ऑफ बाई 3050 डीएलएसएस नहीं मिलेगा, रीट्रेसिंग में एफपीएस कम हो जाता है। लेकिन अल्ट्रा सेटिंग में अगर आप देखोगे तो 50 एफपीएस के अराउंड जा रहा है। और टेम्परेचर यहाँ पे भी ध्यान देना 68 तक अभी गया है, 70 भी क्रॉस नहीं किया। और यहाँ पर टीडीपी हमारा 90+ वाट पुश कर रहा है, टीजीपी जो जीपीयू का है। एंड अगर आप टेम्परेचर देखोगे, रैम देखोगे तो 12 GB के अराउंड रैम यूज हो रहा है। और नेक्स्ट गेम अपना है फार क्राई, और यहाँ पर आप डीएलएसएस ऑन कर सकते हो। इसमें आप ऑप्शन 3050 में मिल जाता है, 90 एफपीएस देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर आई कांट बिलीव इट कि इतना कंट्रोल्ड क्यों है, जबकि जीपीयू तो पूरा ही पुश हो रहा है। और अगर आप देखोगे डीएलएसएस ऑफ करके भी तो आपको 70 एफपीएस के अराउंड एक अच्छा एवरेज मिल जा रहा है। और जहां तक रैम यूसेज की बात है तो 13 GB तक रैम यूज हो रहा है, और ये सारा कुछ हम एफएसडी में ही खेल रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। फोर्जा होराइजन अल्ट्रा सेटिंग डीएलएसएस ऑन करके अराउंड 95 एफपीएस आपको मिल रहा है। यहां पे भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इट्स अ ग्रेट पॉइंट यार, क्योंकि देखो अगर आपका जीपीयू भी पूरा पुश हो रहा है, 90 वाट टीजीपी पुश हो रहा है, उसके बाद भी सीपीयू भी आपका अप्रोक्सीमेटली 35-40 के अराउंड पुश हो रहा है, और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है जीपीयू का भी और सीपीयू का भी, और ये अच्छी बात है। नेक्स्ट गेम आ गया आपके सामने, जो कि GTA 5 कब तक चलेगा, जब तक GTA 6 नहीं आएगा तब तक GTA 5 टेस्ट होगा। और यहाँ पर 125, 132, 142 FPS मिलकर निकाल कर आ रहा है, जो कि लैपटॉप का 144 FPS एग्जैक्टली डिस्प्ले ही है। फील अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा ही है, मतलब आपको फील गुड फैक्टर फील होगा। रेस्ट टेम्परेचर पर ध्यान देना, अभी भी 68 डिग्री सेल्सियस है, 69 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नेक्स्ट गेम फोर्जा फॉरबिडन वेस्ट, और यहाँ पर भी अगर जीपीयू का टेम्परेचर आप देख लो, टीडीपी देख लो, मेमोरी यूटिलाइजेशन 5 GB तक जा रहा है, रैम यूटिलाइजेशन यहां पर भाई 14 GB तक चला गया है, ये एक अच्छी बात है। और डीएलएसएस ऑन करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो एफपीएस को, 50-55 तक चला गया। लेकिन वेरी हाई सेटिंग में थोड़ा लगने वाला भैया है, तो 3050 ना, तो भाई 40-45 एफपीएस के साथ आपको डीएलएसएस ऑन पर काम चलाना पड़ेगा वेरी हाई सेटिंग पर अगर आप खेलोगे। काश वुकोंग भी डाउनलोड कर लिया होता तो वो भी दिखा देता, बट अभी फिलहाल नहीं हो रखा है, आगे जरूर किया जाएगा। उसी बात पर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट गेम RDR2, डीएलएसएस ऑन करते ही 70+ एफपीएस, 70-75, और अगेन इट इज इन एन एवरेज। और रैम यूटिलाइजेशन यहाँ भी 12 GB है, 90 वाट टीजीपी पुश हो रहा है, टेम्परेचर स्टिल कंट्रोल्ड। भैया इतना बढ़िया ये थर्मल्स निकाल कैसे रहा है, एग्जैक्टली इसका सीपीयू पावरफुल तो है, लेकिन प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड भी है। यही इसका बेंचमार्क निकालते वक्त मेरे को पता चला। पुश करता है बट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप को मैनेज कर रहा है। आई डोंट नो हाउ बट इट इज डूइंग इट। नेक्स्ट गेम आपके सामने है इविल डेड रेजिडेंट एविल, जो भी है थर्मल्स आप देखो एंड एफपीएस आप देखो। आप ये है वार जोन, वार जोन में डीएलएसएस ऑन करती 110 एफपीएस के अराउंड फेंक के मार रहा है लैपटॉप, और जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भाई 15.5 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। मतलब आप ये सोच लो कि भाई क्यों लोग अपग्रेड करते हैं 16 GB के बाद भी। गेम हैवी है तो भाई आपका पूरा पोटेंशियल यूज करेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 81+ वाट है, एलन वेक है भाई, और यहाँ पर हाई सेटिंग पर हम खेल रहे हैं। 40-45 एफपीएस, 50 एफपीएस मिल रहा है। रीट्रेसिंग ज्यादा ऑन कर लोगे तो भाई लैपटॉप की थोड़ी लग सकती है, लेकिन इन एवरेज हाई सेटिंग्स पर आप आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। थर्मल्स पर पूरा ध्यान रखना भैया, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि ये थर्मल्स कंट्रोल कर कैसे रहा है। यहाँ पर पहली बार 77 डिग्री सेल्सियस जागते हुए दिख रहा है, जो कि अब जाकर ये 75-76 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। एफपीएस 144 एफपीएस, हाई डीएलएसएस ऑन सेटिंग पर, डीएलएसएस ऑफ पर 85-86 एफपीएस, 13+ GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। टेम्परेचर इज मैक्सिमम गोइंग टू 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी देर से गेम चल रहा है भाई। इतना देर से बोला जा रहा हूं तो मतलब सोचो गेम हमने कितना खेला होगा। इतने गेम्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप प्लेइंग। ये कुछ बेनिफिट्स है, बट हाँ भाई कूलिंग पैड यूज करो फॉर लॉन्गर लाइफ ऑफ योर गेमिंग लैपटॉप, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गेम वैलोरेंट, जहां पर भाई 200-250 एफपीएस आराम से, मैंने थोड़ा एक्सपेक्टेशन था 300 एफपीएस निकल कर आएगा, लेकिन 250 एफपीएस ही आपको लो सेटिंग में देखने को मिल रहा है। इट्स माइट भी कुछ अपडेट होगा बट इट्स गुड एनफ। 250 एफपीएस कम नहीं होता है, अच्छा एफपीएस, अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस आपको गेम में तभी मिल सकता है जब बेंचमार्क अच्छा हो,
तो चलो देखते हैं। हमने सिनेबेंच स्कोर निकाल कर देखा तो भैया अप्रोक्सीमेटली 17,000 18,000 के अराउंड निकाल कर दिया, जो कि अगर हम कंपेयर करें 450HX से तो थोड़ा ज्यादा ही है। एंड सिंगल स्कोर 1769 देखने को मिला, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अब 4506 से 1 to 2% का ही जंप है। और अगर आप देखोगे इसका PC मार्क 10, तो PC मार्क 10 पे भैया इसने अच्छा स्कोर निकाल कर दिया, जो कि 7000 के अराउंड है। मतलब 500HX है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में तभी देखने को मिल रहा था गेम में। अब अगर आप देखोगे इसका Geekbench CPU, तो Geekbench CPU स्कोर आपको देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेट 2406 सिंगल स्कोर और 13535 मल्टी स्कोर। ये आप कंपेयर कर लेना अगर आप किसी और मॉडल के साथ कंपेयर करना चाहते हो। अगर आप इसका Geekbench GPU स्कोर देखोगे तो भैया इसका 3050 95 वाट 63,000 का स्कोर निकाल कर लाता है। सिमिलरली आप दूसरे GPU के साथ भी इसी स्कोर को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर कर सकते हो। अब अगर आप इसमें देखोगे इसका 3D Mark 10, तो 3D Mark 10 का स्कोर आपको अगेन 6000 के अराउंड निकल कर आ रहा है। ये आई फील दिस कैन बी लिटिल बिट मोर बेटर। GPU का स्कोर आपको 5600 दिखा रहा है। अगर हम इसको डिस्क्रीट मोड पर किए हो तो थोड़ा और बेटर हो जाता। जहां तक ब्लेंडर स्कोर की बात है तो वही 1100 1300 के अराउंड ही आपको निकल कर आता है। इसको भी अगर हम डिस्क्रीट मोड पर करते तो 1400 1500 के अराउंड निकल कर आ जाता है। 3050 का इन एवरेज जो सब में होता है। VR मार्क आपको 8500 के अराउंड निकल कर देखने को मिलता है। एक बात आप लोगों को कहूंगा कि भाई इस लैपटॉप में जब मैं R23 स्कोर निकाल रहा था तो ये पहले तो 19,000 तक जाता था और फिर अपने आप को ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ शिफ्ट करता था। इट सीम्स लाइक कि पावर पुश कर रहा है। जब इसको लग रहा है कि पावर ओवर पुश ना हो जाए तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली मैनेज भी कर रहा है पावर को लो करने के लिए, जिसके कारण R23 का स्कोर भी थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि आप 16,600 देख रहे हो। ये पहले नहीं था और आज के डेट में ये आपको इनिशियल पुश बहुत अच्छा देगा और फिर स्टार्टिंग में जस्ट टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड TDP एंड ओवरऑल थर्मल्स, ये अपने आप को नीचे करता है परफॉर्मेंस को, सो दैट कि आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड एंड ऑल पर दिक्कत ना आए। एक अच्छी बात है। रीड एंड राइट स्कोर अगर आप देखोगे तो 5000 प्लस देखने को मिलता है। ये पहले जो मैंने विक्टर्स में टेस्ट किया था तो 6000 के अराउंड आ रहा था। इसमें मैंने 2 बार भी टेस्ट किया बट 5000 ही मिल रहा है, जो कि इन एन एवरेज Gen 4 का मीडियम से थोड़ा बेटर है। डिस्प्ले अगर इसका देखें हम लोग तो भाई 16.1 इंच FHD एंटी ग्लेयर IPS 250 निट्स 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले वैसे तो 16.1 इंच मैसिव डिस्प्ले फील होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो मुझे लगा 260 निट्स के अराउंड इसका ब्राइटनेस होगा। एंड समहाउ मेरा sRGB टूल वर्क नहीं कर रहा दोस्तों, तो मैं कलर ग्रेड टेस्टिंग नहीं कर पाया फॉर दिस लैपटॉप। बट हम इतना टेस्टिंग कर चुके हैं उससे ये पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली इसका 70% के अराउंड sRGB होगा एंड NT से 50% NTSC के अराउंड होगा। एक बार आना गोविंद, आप ही बताना कि इसमें आपको कलर ग्रेड वर्क कैसा लगा, बिकॉज आप ही हमारा ग्राफिक रिलेटेड वर्क करते हो। इसमें मैंने थंबनेल वगैरह बना के देखा था। कलर ग्रेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एडिटिंग में भी कलर ग्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है। आप थंबनेल, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह और लोगो वगैरह जो भी आपको कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड करना है एकदम बढ़िया है। क्योंकि हमारा टूल खराब हो गया sRGB कैलकुलेट करने वाला, तो ये एग्जैक्टली फील तो 70-75% sRGB जैसा लगता है, लेकिन तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ ना कलर ग्रेड? हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बढ़िया है। मतलब फील गुड फैक्टर नॉर्मली 45% NTSC में नहीं फील होता है। बेसिक डिस्प्ले है, ओके है, बट डिस्प्ले ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है सो OTT देखने में मजा आने वाला है। बट भाई एक्सटर्नल आउटपुट की बात तो हमने किया ही नहीं। मतलब डिस्प्ले बड़ा है या जो भी हो, पोर्ट्स अच्छा होगा तभी तो हम एक्सटर्नल पे आउटपुट ले पाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है ऑलवेज ऑन पोर्ट के साथ। मतलब अगर लैपटॉप ऑफ भी है तब भी मोबाइल चार्ज कर पाओगे। RJ45 LAN पोर्ट मिल जाता है एंड एक 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है। राइट साइड में आपको HDMI 2.14K 144 हर्ट्ज 4050 नहीं 3050 के साथ आउटपुट मिलेगा। देन आपको 2 USB Type A 3.2 Gen 1 मिल जाएगा एंड एक C पोर्ट 3.2 Gen 2 जो कि डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 100 वाट PD चार्जर यूज करोगे तो सही रहेगा, कहीं मेंशन नहीं है कि आप PD चार्जर सपोर्ट है। 4K एडिटिंग में इसने मेरा दिल जीत लिया। कैसे? एक लैपटॉप जो ROG Strix एंड Eloque के जैसा या उससे बेटर ही परफॉर्म कर रहा है अंडर 78K, या इवन अपने Acer Nitro 5 से भी कंपेयर करें तो उसके अप्रोक्सीमेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इसका प्रोसेसर काफी अच्छा है। एंड फॉर बेटर एडिटिंग योर प्रोसेसर शुड आल्सो बी पावरफुल। हमने इसमें 15 मिनट का वीडियो 4K वीडियो रेंडर किया एंड वही 5 मिनट में ही रेंडर हो गया। मल्टीपल लेयर पर हमने एडिटिंग कर रखा था, उसमें 1-2 आफ्टर इफेक्ट्स भी फाइल लगा रखे थे। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ क्या 50 का डिफरेंस इतना कुछ ला सकता है। एंड लिटरली i5 13500HX इज दैट मच कैपेबल।
कैपेबल। अब इसका 3050 भी 95 वॉट का है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड रीजन टू हैव ए बेटर एडिटिंग ओवर हियर। एंड हाँ, ब्लेंडर्स की बात करें तो देखो यार, ठीक है, ब्लेंडर्स 3050 के ऊपर डिपेंड है, इसके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड है, एंड इट्स ओके, आप जो उम्मीद करते हो 3050 से वही मिलना है। अब बात आ जाती है इसके बैटरी बैकअप की। इसमें आपको 200 वॉट का ब्रिक मिलता है, 200 वॉट का, और 4050 में 230 वॉट का मिल जाएगा, जो कि एक तरह से फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, काफी जल्दी चार्ज हो जाता है लैपटॉप। एंड 70 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। एंड बैकअप वैसे तो 3.5 आवर तक मैंने देखा निकल जाता है, लेकिन अगर ओनली IGP मोड होता तो आई फील सो कि ये 4 घंटे के भी ऊपर आराम से निकाल देता। कैमरा इसमें आपको FSD मिल जाता है, जो ओके है, आप खुद चेक करके बताओ। कैमरा की क्वालिटी कुछ ऐसी है, मतलब ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी है। 1080 पिक्सल है, क्वालिटी जो एक वीडियो कॉल के हिसाब से चाहिए चल जाएगा। कलर टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करता है लाइट के अकॉर्डिंग। माइक क्वालिटी आपके सामने है, बताना कैसा लग रहा है आपको। स्पीकर इसमें आपको बेंसन ओलिप्सन का मिल जाता है, एंड स्पीकर क्वालिटी लाउड है, अच्छा है, क्लियर है। HP स्पीकर क्वालिटी में कभी निराश नहीं करता आपको। रेस्ट ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो देखो, वैसे तो ये लैपटॉप बहुत कम जगह अवेलेबल है, ना Amazon पर है, ना फ्लिपकार्ट पर है, ना HP के वेबसाइट पर है। तो HP वर्ल्ड पर मैंने चेकआउट मारा इसके प्रोडक्ट ID को डालकर, तो एक जगह मेरे को देखने को मिला, बट कोई स्पेक्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। लेकिन संपत्ति पर जैसे मैंने कहा, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर चेक कर सकते हो। वहां पे स्पेसिफिकली मेरे बोलने के बाद उन्होंने इस लैपटॉप को ऑर्डर किया, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप का स्पेक्स काफी अच्छा था। इसके अपने फायदे भी हैं और कुछ 1-2 नुकसान भी हैं। परफॉर्मेंस नो डाउट टॉप नॉच है, थर्मल्स एक नंबर है, मैसिव डिस्प्ले है, थोड़ा हैवी है, डिस्प्ले ब्राइटनेस थोड़ी और बेटर होती तो मजा आ जाता। sRGB आई फील सो 70% है, 100% हो भी तो भाई मेंशन कर दो यार पैकेट पर, क्या जाता। ये फीडबैक है यार हर कंपनी को। अरे भाई अगर 100% sRGB है तो भाई डिब्बे पर मेंशन तो कर दो, इतना बड़ा डिब्बा काहे बना रखे हो, बिना टेस्ट के नहीं पता चल पाएगा भाई। एग्जैक्टली जो बंदा खरीदने जा रहा है लैपटॉप, उसको थोड़ा हेल्प तो हो जाए कि भाई क्या स्पेक्स एग्जैक्टली है, बट कोई नहीं, कोई बात, आप कंफर्म कर लेना कॉल कर। एंड कंपेयर टू LOQ इसका परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा है, लेकिन वन हैंड ओपन करने की जो बात है उसमें थोड़ा सा वेट रेशियो, मतलब समझ रहे हो। ROG Strix 94K में आपको i5 13450HX RTX 3050 दे रहा है, और ये आपको i5 13500HX RTX 3050 75K के अप्रोक्सीमेटली में दे रहा है। इसमें आपको 4050 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन एक जगह दिखा था 80K के अराउंड मेरे को, बट आपको ऑफलाइन जो मैंने बताया वहां पर 75K अराउंड देखने को मिलेगा। इट्स अ ग्रेट डील, आप इसके साथ जा सकते हो दोस्तों। एंड ये सब लोगों का कमेंट्स एंड फीडबैक जो कि मेरे लास्ट वीक वाले पोस्ट पर मैंने लोगों ने किया था, जो लोग इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दिस लैपटॉप, और एक भी मेरे को नेगेटिव कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला। जो है सो आप लोगों को दिखाया, आप खुद भी जाकर देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो बस उसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कर दो यार, सोच क्या रहे हो।